सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पाठ दूध का दाम कहानी को समझाऊंगी। दूध का दाम मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन्होंने अपने समय में देश व समाज में व्याप्त छूत अछूत व जाति पाति की भावना पर न केवल करारा व्यंग्य किया है, अपितु तत्कालीन समाज में निम्न जाति के लोगों की दयनीय अवस्था का सजीव व भावनात्मक चित्रण भी किया है। तो आइए अब हम दूध का दाम कहानी की बात करते हैं। गांव के शिक्षित जमींदार महेशनाथ जी की 3 बेटियां थी। चौथी बार महेशनाथ जी की पत्नी जब पुनः गर्भवती हुई तो उन्हें पुत्र होने की आशा थी। उनकी पत्नी के प्रसव के समय वे शहर से नर्स को बुलाना चाहते थे, लेकिन शहर से कोई भी नर्स गांव में आने को तैयार नहीं हुई। तब हार कर उन्होंने अपने चपरासी को आधी रात के समय भूंगी, जो गांव की भंगिन थी, के घर भेजा। भूंगी ने ही उनकी पत्नी के पिछले बच्चों के जन्म के समय उनकी दाई का काम किया था। जब चपरासी ने उसके दरवाजे पर जाकर हाक लगाई तो भूंगी व उसके पति गूदड़ के बीच में होने वाले बच्चे को लेकर बहस शुरू हो गई। भूंगी ने कहा कि अब की बार जमींदार साहब के यहाँ बेटा होगा, लेकिन उसके पति का दावा था कि इस बार भी लड़की ही होगी। आखिर भूंगी अपने 3 माह के बेटे को गूदड़ को सौंपकर चपरासी के साथ चल पड़ी। सौभाग्य से महेशनाथ बाबू के यहाँ लड़का पैदा हुआ। अब तो जमींदार के घर भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। भूंगी का दूध जमींदार बाबू का बालक पीता था, अतः वह अपने बच्चे को 1-2 बार ही दूध पिलाती थी। मालकिन को इस बार दूध नहीं उतरा था, अतः दाई का काम भी भूंगी करती थी और बालक को अपना दूध भी पिलाती थी। मालकिन द्वारा दिए गए आश्वासन से प्रसन्न भूंगी जमींदार के बालक को अपना दूध पिलाती थी। उधर उसका अपना बालक ऊपर के दूध से को पचा नहीं पाता था, इसलिए दिन प्रतिदिन दुबला होने लगा। जमींदार महेशनाथ के बाद घर में भूंगी की ही चलती थी। कभी कभी तो मालकिन भी उसके आगे दब जाती थी। भूंगी का शासन 1 वर्ष तक चला। ब्राह्मण देवताओं ने इस बात को लेकर आपत्ति की कि महेशनाथ का बालक भंगिन का दूध पी रहा है। मोटेराम शास्त्री ने तो प्रायश्चित का प्रस्ताव भी रख दिया, लेकिन महेशनाथ ने उसे फटकारते हुए कहा कि कल तक मेरा पुत्र उसी भंगिन का खून पीकर पलता रहा, तब आपने कोई आपत्ति नहीं की। अब उसमें छूत कहाँ से आ घुसी? जगन्नाथपुरी में तो छूत अछूत सब एक पंगत में ही खाते हैं। शास्त्री जी ने अनेक तर्क देकर भंगिन को उसकी गद्दी से उतार दिया। फिर भी भूंगी को काफी दान दक्षिणा मिली, यहाँ तक कि सोने के चूड़े और सुंदर साड़ियाँ भी मिली। गांव में फैले प्लेग के कारण गूदड़, जो भूंगी का पति था, उसकी मृत्यु हो गई। अब भूंगी अकेली थी। उसका 5 वर्ष का लड़का मंगल दुर्बल और रोगी होने के बावजूद दौड़ने लगा था। जमींदार के पुत्र सुरेश के सामने वह पिद्दी सा लगता था। महेशनाथ के घर का नाला साफ करते हुए भूंगी को काले गेहुअन सांप ने काट लिया और वह मर गई। फलतः मंगल अनाथ हो गया, परंतु वह महेश बाबू के द्वार पर ही मंडराता रहता था। मिट्टी के सकोरों में उसे जूठन मिलती, जिसे वह न चाहते हुए भी खा लेता। गांव भर के लड़के उसे चिढ़ाते और अपमानित करते। कोई भी उसे साथ में नहीं खिलाता था। महेश बाबू के मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे एक फटे हुए टाट के टुकड़े पर वह बैठता और सोता था। उसके पास मिट्टी के सकोरे और सुरेश बाबू की उतरी हुई धोती के सिवाय और कुछ भी नहीं था। सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में वह जगह उसे आरामदेह लगती थी और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं अधिक स्वस्थ था। हालांकि मंगल को अपने साथ होने वाले भेदभाव का
बिल्कुल ज्ञान नहीं था, परंतु गांव के बच्चे इस बात के लिए उसे चिढ़ाते जिससे वह दुखी हो जाता। गांव में उसी की तरह अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी हो एक कुत्ता टॉमी उसकी शरण में आ गया था और वह कुत्ता उसके साथ हमेशा रहता था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी ही थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी उनका आपस में झगड़ा भी नहीं होता था। उन दोनों में मित्रता हो गई और वे साथ साथ रहने लगे। गांव के धर्मात्मा लोग हैरान थे कि बाबू साहब ने अछूत मंगल को अपने घर के सामने रहने का स्थान दिया हुआ था। भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू में, गलते हुए जाड़े, मूसलाधार वर्षा के बावजूद जिंदा और पहले से स्वस्थ था। मंगल शाम को एक बार अपना घर देखने अवश्य जाता और वहां थोड़ी देर रो भी लेता। यहीं आकर उसे स्नेह और शांति मिलती थी। एक दिन गांव के लड़के मिलकर खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। खेलने वालों की जोड़ी पूरी न होने पर सुरेश ने मंगल से खेलने के लिए कहा, लेकिन मंगल मालिक के डर के कारण हाँ नहीं कह सका। आखिर सुरेश के आग्रह करने पर मंगल उन लड़कों के साथ खेलने लगा। मंगल के न चाहने पर भी उसे घोड़ा बनाया गया। सुरेश के भार से उसकी कमर टूटी जा रही थी। उसने धीरे से अपनी पीठ सिकोड़ी और सुरेश की टांग के नीचे से सरक कर बाहर आ गया। फलस्वरूप सुरेश नीचे गिर पड़ा और रोने लगा। सुरेश का रोना सुनकर उसकी माँ दौड़ी हुई आई, क्योंकि जब भी कहीं सुरेश रोता था तो उसकी माँ उसे चुप करवाने के लिए आ जाती थी। पूछने पर उसे पता चला कि मंगल ने सुरेश को छू लिया है। मंगल की निरीहता के कारण उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मंगल बहुत ही कभी भी किसी को परेशान नहीं करता था। परंतु सुरेश के द्वारा कसम खाने पर माँ ने विश्वास कर लिया। उसने मंगल को डांट लगाई परंतु मारा नहीं। यदि वह मंगल को मारती तो उसे स्नान करना पड़ता। उसने मंगल से यह भी कहा कि यदि वह उसके दरवाजे पर नजर आया तो वह उसे मारेगी। मंगल रोता हुआ वहां से चल दिया। वह भंगी था और डरा हुआ भी था। वहां और कोई उसे शरण देने वाला भी नहीं था। वहां पुनः न आने का संकल्प कर वह अपने टूटे फूटे घर में आया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसका साथी टॉमी भी वहां आ गया और दोनों अपनी व्यथा भूल गए। परंतु शाम होते ही मंगल को जोरों से भूख लगी। मंगल ने टॉमी से सलाह की और टॉमी ने शायद अपनी श्वान भाषा में कहा होगा कि इस तरह का अपमान तो हमें जीवन भर सहन करना पड़ेगा। मंगल उसे कहीं और खाने के लिए भेजना चाहता था, लेकिन वह नहीं गया। मंगल ने टॉमी से कहा कि मालकिन उसे ढूंढ रही होगी। सुरेश की जूठन खाने के लिए उन्हें आवाज लगाई जा रही होगी। उसने यह भी कहा कि वह तभी सामने आएगा यदि उसे नाम से पुकारा जाएगा। परंतु भूख से हार कर आखिर दोनों वहां पहुंच गए। पहले तो नौकरों की बातचीत को सुनकर वह निराश हो गए, परंतु अचानक कहार जूठन लेकर सामने आ गया। उसने जूठन मंगल को दी। मंगल और टॉमी दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जूठन खाने लगे। यही जूठन मंगल की माँ के दूध का दाम थी। इसी के साथ दूध का दाम कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।